नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के भाग 3 पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद के बारे में तथा लोकतांत्रिक अपसर्च के बारे में। 12वां बिंदु है राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने समाजवाद को लोकतंत्र के साथ जोड़ते हुए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के विचार का समर्थन किया। लोहिया ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को ही भारतीय समाज के लिए समान रूप से अप्रासंगिक माना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के उनके सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं: भोजन और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति की वकालत की, जिसमें उन्होंने राजनीति के चार स्तंभों के साथ साथ समाजवाद को भी शामिल किया। उनका कहना है कि केंद्र, क्षेत्र, जिला और गांव सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक कार्यवाही पर विचार देते हुए लोहिया ने तर्क दिया कि सकारात्मक कार्यवाही की नीति केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं तथा गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और चौपुर्जा राजनीति के आधार पर लोहिया ने सभी राजनीतिक दलों के विलय के प्रयास के रूप में समाजवाद की पार्टी का समर्थन किया। लोहिया के अनुसार समाजवाद की पार्टी के 3 प्रतीक होने चाहिए: कुदाल अर्थात प्रयास करने के लिए तैयार, वोट अर्थात मतदान की शक्ति और जेल अर्थात बलिदान करने की इच्छा। 13वां बिंदु है दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्म मानववाद कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था। ऐसा मानववाद जिसमें मानव विकास के केंद्र में बना रहे। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपभोग का भी समर्थन करता है, ताकि उन संसाधनों को फिर से तैयार किया जा सके। उनके अनुसार अविभाज्य मानवतावाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। यह विविधता को बढ़ावा देता है, इसीलिए भारत जैसे विविधता जैसे वाले देश में सबसे अधिक उपयुक्त है। एकात्म मानववाद का दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है: संपूर्ण की प्रधानता, भाग की नहीं, धर्म की सर्वोच्चता तथा समाज की स्वायत्तता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी पूंजीवाद, व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का ही विरोध किया है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराएं केवल मानव शरीर और मन की जरूरतों को विचार करती हैं, इसीलिए वे केवल भौतिकवादी उद्देश्यों पर ही आधारित होती हैं। जबकि आध्यात्मिक विकास मानव के पूर्ण विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में ही गायब है। अंतरात्मा की आत्मा, शुद्ध मानव आत्मा की क्षति कहे जाने वाले दर्शन पर आधारित दार्शनिक दीनदयाल उपाध्याय ने एक वर्गहीन, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी।
14वां बिंदु है लोकतांत्रिक अपसर्ज। देश की लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों की बढ़ती भागीदारी को मोटे तौर पर लोकतांत्रिक बदलाव के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत में स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में 3 लोकतांत्रिक बदलावों की विशेषताएं बतलाई हैं। पहले डेमोक्रेटिक अपसर्ज को 1950 से 1970 तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय वयस्क मतदाताओं की लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी पर आधारित था। इसने पश्चिमी मिथक को गलत ठहराया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और मीडिया की पहुंच आवश्यक होती है। संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनावों की सफल पकड़ भारत की पहली लोकतांत्रिक विद्रोह की गवाही थी। योगेंद्र यादव ने 1980 के दशक के दौरान समाज के निचले वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को द्वितीय डेमोक्रेटिक अपसर्ज के रूप में देखा है। इस भागीदारी ने भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक व्यवस्थित और सुलभ बना दिया है। हालांकि इन वर्गों के जीवन स्तर में, विशेष रूप से दलितों के जीवन स्तर में, इस उतार चढ़ाव से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। फिर भी इन वर्गों की संगठनात्मक और राजनीतिक प्लेटफार्मों पर भागीदारी ने इन्हें अपने आत्मबल को मजबूत करने और देश की लोकतांत्रिक राजनीति में सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का अवसर दिया है। 1990 के दशक के प्रारंभ से ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग को प्रतिस्पर्धी बाजार के कारण एक ऐसे समाज के उद्भव का जिम्मेदार ठहराया गया जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया और इस प्रकार थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मार्ग प्रशस्त किया गया। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज एक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रोल मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, परंतु एबलिस्ट के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह भारत की चुनावी बाजार में 3 बदलावों को रेखांकित करता है: राज्य से बाजार तक, सरकार से शासन तक तथा राज्य एक नियंत्रक और एक सुविधा के रूप में। इसके अलावा थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज ने उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जो भारत की समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी चुनावी पसंद, विकास और प्रशासन दोनों में बढ़ती हुई भागीदारी के कारण वास्तविक गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। अंत में आज हम पाठ के जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद के बारे में तथा लोकतांत्रिक अपसर्ज के बारे में। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you very much for your kind